हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सिंपली इग्नाइटेड यूपीएससी एंड बीपीएससी। मुझे आशा है कि आप सब सुखी एवं सुरक्षित होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हमारे अगले लेसन की ओर। तो आज का चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क, पावर, एनर्जी, कार्य, क्षमता, क्षमता नहीं कहेंगे इसमें देखिए, ठीक है, क्षमता और ऊर्जा। ठीक है, देख लेते हैं, सीधा शुरू करते हैं एकदम। वर्क, वर्क क्या होता है? अगर एक बॉडी है, ठीक है, अगर इसको, ये बॉडी है, मान लेते हैं बॉक्स है ए, ये इस बेस पे रखा हुआ है, ओके। अगर ये डिस्प्लेस कर गया और यहाँ पहुंच गया, कुछ मान लो ये एस डिस्टेंस पे डिस्प्लेस किया है, ठीक है, तो वर्क क्या हो जाएगा? और इस पे फोर्स कितना लगा था? एफ, तो एफ एस, ओके। तो क्या हो जाएगा? अगर इफ अ बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट, वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क इज मेजर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अभी क्या हो गया? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब क्या हो गया, ये समझना है। ठीक है, मान लेते हैं एक बॉडी, यही वाला एग्जांपल में, ठीक है, ये बॉडी यहाँ था, इस पे फोर्स ऐसे लग रहा था और ये यहाँ से ए से, या यहाँ लिखे ए से यहाँ बी पहुंच गया, ठीक है, ओके। तो वर्क डन कितना हुआ? एस, तो एफ इंटू एस, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक और फोर्स का डायरेक्शन दोनों पैरेलल है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एफ इंटू एस। लेकिन जब ऐसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स मान लेते हैं अभी भी ऐसे लग रहा है और ये फाइनली बी से यहाँ पहुंच गया, ठीक है, यहाँ सी पहुंच गया, फिर भी फोर्स तो ऐसे ही लगता रहा इस पे हर समय, पर डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ? इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ, एस। मतलब इस केस में बी से सी पहुंचने में क्या हुआ है? फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, तो इसके बीच में एक एंगल हो जाएगा थीटा। हम लोग तुरंत इसको कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। अब क्या बोल रहा है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स के डायरेक्शन के पैरेलल। तो इसका कंपोनेंट जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? एक इसके डायरेक्शन में आएगा और इसके परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है, एक ये आएगा और एक ये आएगा, ठीक है, यही ना होगा वेक्टर सम इसका, समझ में आ रहा है? तो फोर्स का भी डायरेक्शन यही है, तो एस कॉस थीटा, एस साइन थीटा, ठीक है। तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा? एफ इंटू एस कॉस थीटा, ये है समझने वाला, ठीक है, हो गया। If both force and displacement are in same direction, then cos theta will become 1 and work equals to F into S. If force and displacement are perpendicular to each other, इसका मतलब क्या है? वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि cos 90 जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। देखते हैं कैसे, देखो ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात। किसकी बात कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस पे हमने एक डिटेल्ड वीडियो, दो डिटेल्ड वीडियो बनाया है, ठीक है। एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे बनाया और दूसरा हमने बनाया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो फोर्सेज एक्ट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, उस पर, ठीक है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करते हैं उस पर। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन आ रहा है, प्लीज उसे देखें और फिर कॉन्सेप्ट को और क्लैरिटी से समझे। तो ठीक है, मान लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसमें क्या कांस्टेंट होगा? स्पीड कांस्टेंट होगा, ओके। इज इट क्लियर? स्पीड कांस्टेंट होने के कारण क्या, लेकिन हो क्या रहा है, देखो जब भी इसका मूवमेंट हो रहा है, अच्छा फोर्स कैसे लग रहा है? फोर्स तो इस पे ये होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल ही ले लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, फोर्स एफ। तो ये जो बॉडी ए है, तो ए में मूवमेंट कैसे हो रहा है? ए का मूवमेंट, एक तो मूवमेंट का डायरेक्शन ये है एस, ओके, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? यही है। और ये किस चीज का डायरेक्शन? ये फोर्स का डायरेक्शन। देखो दोनों के बीच में कितना 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये अलोंग टेंजेंट है, ओके, और ये किसके अलोंग है? अलोंग नॉर्मल है। तो हमें पता है कि नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में 45 डिग्री का अंतर, सॉरी 90 डिग्री का अंतर होता है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन इक्वल्स टू जीरो। ओके, समझ में आ गया ये चीज? हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद। वर्क कैसा है? एनर्जी वर्क क्या है? वर्क है एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो एफ इंटू एस, ये एक्चुअली में होता है एफ डॉट एस, ठीक है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर देता है। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आप इस बात को जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है? स्केलर मिलता है। अगर आपका साइंस प्रोडक्ट नहीं, बैकग्राउंड नहीं है, तो ये बस जान लीजिए कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि दोनों को जो है हम लोग डायरेक्शन, फोर्स के डायरेक्शन में ही ले रहे हैं ना, तो फिर डायरेक्शन का मतलब नहीं रह जाता है इसमें ओवरऑल। एनर्जी पे आते हैं। एनर्जी द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी, एनर्जी तो वर्क डूइंग कैपेसिटी, ओके, कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी। क्या हो गया? एनर्जी, कार्य करने की क्षमता, एक बॉडी की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग? एनर्जी कहते हैं।
ओके, एनर्जी ऑब्वियसली की स्केलर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, जूल होगा। वर्क का एसआई यूनिट क्या होगा, वर्क का भी एसआई यूनिट है जूल, फिर जगह लिख दिए जूल। ठीक है, ये मैंने स्मॉल क्यों लिखा और ये मैंने कैपिटल क्यों लिखा, ये जानने के लिए आप जो है आई बटन पे क्लिक करें, उसमें यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर में मैंने ये बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां से जाके इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इसका ये क्या है, स्केलर है, प्लस एसआई यूनिट क्या है इसका भी एसआई यूनिट है जूल। ओके जी, इसके बाद देख लें हम लोग, इसके बाद एसआई यूनिट इज इसके एनर्जी डेवलप्ड इन अ बॉडी ड्यू टू वर्क डन ऑन इट्स इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन के कारण एनर्जी प्रोड्यूस होगा, इस एनर्जी को क्या कहेंगे हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस होना बहुत गलत वर्ड है क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो भी होगा उसको क्या कहेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी डेवलप्ड इन ए बॉडी ड्यू टू वर्क डन और इट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मतलब अगर एक बॉडी को हम लोग इस पे वर्क डन कर, इस पे फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो जो भी इसके अंदर एनर्जी आया होगा, ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ बीच में कहीं होगा तो इसके बाद एक वेलोसिटी होगा, तो उसके चलते इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, जब वापस ये रेस्ट पे आएगा तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। देख लेते हैं बीच पे भी काइनेटिक पोटेंशियल क्या होता है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, ये होता क्या, मैकेनिकल एनर्जी वर्क डेवलप ड्यू टू वर्क ऑन द बॉडी, ये दो तरह का होता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखो अगर एक बॉल को, ठीक है, ऊपर ले जाओगे और यहाँ पे इसके पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh, फॉर्मूला याद कर लो। जब ये बीच में कहीं रहता है तो इसके पास एक वेलोसिटी होगा, ठीक है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे लास्ट में इसके पास फिर PE 0 हो जाता है क्योंकि h इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये h है तो ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, PE, मान लो ये h डैश है, ठीक है, तो mgh डैश और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, और इन दोनों का सम जो होगा PE प्लस KE, ये हो जाएगा mgh, मतलब PE के बराबर। क्यों हो जाएगा PE के बराबर, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, क्योंकि एनर्जी को कंजर्व कराना है। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू टू थिंग्स, आइदर पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। एग्जांपल देख लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल देख लेते हैं, पोजीशन में बॉल का एग्जांपल लेंगे और इसमें स्प्रिंग का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, देखो बॉल का जैसा ऊपर में एग्जांपल लिए, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है जमीन पे 0 और h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है mgh। ओके, तो ये हो गया बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन। बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एक स्प्रिंग ले लिए, है ना, और इसको हम लोग क्या किए, इसको हम लोग रोटेट करना शुरू किए, तो होगा क्या, ये स्प्रिंग बहुत टाइटली कॉइल्ड हो जाएगा, ओके, और छोटा भी हो जाएगा। तो ये क्या है, अब जब इसमें हमें क्लॉक लगा देंगे, क्लॉक की सुई, तो ये धीरे धीरे इसको रिलीज करेगा, वापस घुमाएगा। पहले की गाड़ियों में चाबी दिया जाता था, क्यों चाबी दिया जाता था, यही वही पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करवाया जाता था उसमें। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का, एनर्जी ऑफ स्ट्रेस्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग, यही वाला। ठीक है, एनर्जी ऑफ वाटर कलेक्टेड एट अ हाइट, बॉल ले लो, वाटर ले लो, कुछ भी ले लो, इसका मतलब क्या है, जब हम डैम बनाते हैं रिजर्वायर वाला टाउन में, ठीक है, तो इसमें पानी जो रहता है वो बहुत हाइट पे रहता है, जब इससे पाइप से हम लोग पानी निकाल के हाउस होल्ड को देते हैं तो ये इजीली पानी दे पाता है ना। क्यों दे पाता है, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर सारे घरों में चली जाती है। एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इन अ वॉच बताइए हमने, पहले की घड़ियों में चाबी देते थे। और स्ट्रेस्ड बो मतलब धनुष, ठीक है, थोड़ा अच्छा धनुष बनाते हैं, अर्जुन वाला, ठीक है, ये गांडीव लग रहा है, और देखो स्ट्रेस्ड बो ऐसा होगा। ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो ये एरो में काइनेटिक एनर्जी दे देगा, ट्रांसफर कर देगा। ओके, आगे देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। अच्छा ये हो गया, PE ऑफ अ बॉडी इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज mgh, बता ही दिया मैंने। मास होता है mg होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h होता है हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। यहां तक क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो ke क्यों होता है, ड्यू टू मोशन, गति के कारण इसको ऐसा होता है। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। ओके, एग्जांपल है फ्लाइंग एरोप्लेन हैज बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर एक बॉल है, यहाँ हाइट h पे है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास PE होगा mgh, ke होगा हाफ m इंटू वी का स्क्वायर दैट इज 0। बीच में इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, लॉज ऑफ मोशन लगा, ठीक है, एक्सेलरेशन मिल रहा है इस बॉल को g का, तो वेलोसिटी क्या होगा v इक्वल्स टू u प्लस 80, मान लो ये h डैश हाइट ही दे लो, ठीक है, h डैश, तो
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब माइनस 2g इंटू एच माइनस एच डैश, तो कितना आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज, अच्छा ये तो जीरो है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू, अब तुम बोलोगे कि भाई साहब ये माइनस में है, ठीक है ऐसे ले लो यार, 2gh डैश माइनस 2gh हो जाएगा, क्लियर है ना। जो h माइनस एच डैश ये डिस्टेंस दिखा रहा है, माइनस क्या दिखा रहा है, एक्सीलरेशन का नेगेटिव साइन, ठीक है, प्लस हो गया प्लस, अब ठीक है ये हो गया, तो v क्या हो जाएगा, रूट ओवर 2gh प्लस एच डैश, एच कहाँ गया, यहाँ माइनस आएगा यहाँ, ऐसे यहाँ ये ऐसे h माइनस एच डैश, राइट, तो ये वेलोसिटी मिल गया, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, ये v को यहाँ पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा काइनेटिक, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का हो जाएगा mgh डैश, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट हैज बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिससे क्वेश्चन बनता है हर बार, ओके, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, इसका सीधा सीधा है स्टेटमेंट, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है, एंड कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है, सिर्फ इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग बदल देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, डायनामो, डायनामो क्या करता है, डायनामो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें बदलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। कैंडल, ये तो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कैंडल बदलता है केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, ओके। माइक, ये बदलता है साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। फिर माइक के बाद आ जाओ लाउड स्पीकर, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सोलर सेल, ये किसको बदलता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ट्यूब लाइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, ओके। इलेक्ट्रिक बल्ब किसको किसमें बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट और हीट एनर्जी में। बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक मोटर, ये तो क्वेश्चन पता नहीं कितना बार आया है बीपीएससी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। एनी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, फोटो सेल लाइट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। ये सब कुछ एग्जांपल्स थे। अब आ जाओ रिलेशन बिटवीन, और मैं क्या सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इस टॉपिक लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है, रिलेशन बिटवीन, ओके, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बताओ मुझे क्या होता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम बी स्क्वायर और इसका एम जी एच, यही होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पर मोमेंटम से करते हैं, उसका पोटेंशियल एनर्जी पे मैं आऊँगा, मोमेंटम, ठीक है। पी, अब बताओ पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू एम बी, तो मैं लिख दूँ पी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके। तो पी स्क्वायर बाई एम विल बी एम बी स्क्वायर, हाफ पी स्क्वायर बाई एम इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, हो गया, यही है फिर डेरिवेशन। क्लियरली व्हेन मोमेंटम इज डबल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स, समझ में आ गया। पी को अगर 2 पी डैश अगर 2 पी होगा तो के ई डैश कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 2 पी का स्क्वायर बाई एम, तो हाफ इंटू 4 पी स्क्वायर बाई एम, ठीक है, दैट इज 4 इंटू हाफ पी स्क्वायर बाई एम, एंड दिस इज योर 4 इंटू पी के, ओके। तो क्या हो गया, के ई डैश कितना बार में बदला है, 4 टाइम्स हो गया, ये आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला पे आते हैं, पावर क्या होता है, ठीक है। पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। रेट, कार्य करने के रेट को हम लोग पावर कहते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ओके। यहाँ पे जो मैंने बताया था कि पावर का मतलब क्षमता होता है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा इसके कारण, ठीक है, देख लेते हैं। पावर क्षमता ना, क्षमता ही होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क एक तरह से क्षमता ही बोलनी, ठीक है, पावर ही इसको बोलते हैं अभी के लिए, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर का क्या है, इफ द एंगल एजेंट डज वर्क W इन T टाइम, द पावर ऑफ द एजेंट इज, मतलब रेट हमेशा क्या होता है, समथिंग बाय टाइम, ये क्या है समथिंग, ये वर्क है, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क बाय टाइम, बस बहुत सिंपल है। पावर का SI यूनिट क्या होगा, वॉट, ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, जूल और सेकंड भी कहते हैं। 1 किलो वाट इक्वल्स टू 10 का पावर 3 वाट। ये किलो के बारे में मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर में समझाया क्या क्या ये प्रीफिक्स होता है, आप चाहें तो उसे जाके वहां से देख करके समझ सकते हैं। 1 मेगावाट इक्वल्स टू 10 का पावर 6 वाट्स। एक प्रैक्टिकल यूनिट होता है
हॉर्स पावर, ओके, इसे एचपी भी कहते हैं हम लोग। एक एचपी क्या होता है, 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। एक एचपी का मोटर 1 किलोवाट के बराबर नहीं होता है, 746 वाट के बराबर होता है, ओके। और अदर यूनिट क्या हो जाएगा, वाट, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर, वाट, वर्क, वाट सेकेंड, वाट आवर, किलोवाट आवर। देखो ये किलोवाट आवर जो होता है ये एनर्जी का यूनिट है, ना कि पावर का। क्यों कि देखो किलोवाट खुद पावर का यूनिट हो गया, और पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क इनटू टाइम। तो पावर गुना टाइम यहाँ से पता चलेगा ना, पावर गुना टाइम इक्वल्स टू वर्क हो जाएगा। तो पावर, अब देखो आवर किसका होता है, आवर होता है टाइम का, तो ये पावर गुना टाइम है, तो ये किसका हो जाएगा, वर्क का या फिर एनर्जी का, समझ गए। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको यह लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया तो इसे एक लाइक दें और शेयर करें, इससे हमारी बहुत मदद होती है। साथ ही अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, मन लगाकर पढ़ें और अपने सपनों को पूरा करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।